गाइस मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, आप बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले वायु का टॉपिक है। एक मतलब कि उत्परिवर्तन है, डार्विन का सिद्धांत है, कई सारे वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और चैप्टर नंबर है 6 विकास, ठीक है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन से नहीं है, और मतलब किस किस विज्ञान को आपको देखना है, मतलब किस विज्ञान के टॉपिक को याद करना है। कई सारे वैज्ञानिक हैं जिससे क्या होता है, इसमें डाउट होता है कि किसको याद करें और याद भी नहीं होती है। तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को एक बार जरूर देखें। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, क्रेज टॉपिक बता रहा हूँ, आप एक बार उनको जरूर देखें। टॉपिक करते हैं शुरू। तो पहला है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। दूसरा है डार्विन का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा है पूर्वजात और प्रत्यावर्त क्या होते हैं, ठीक है। और अवशेषीय अंग कौन से होते हैं, समजात, समरूप, और समरूप को हम बोलते हैं विषम जात, ठीक है। फिर था जीवाश्म किसे कहते हैं, एक होते हैं क्रो-मैग्नोन मानव क्या होती है। इन टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले, ये क्या होती है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, तो इसको समझते हैं पहले, ठीक है। देखो पहला टॉपिक है उत्परिवर्तन। पहले उत्परिवर्तन को समझते हैं। देखो उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ द्वारा, ठीक है, परिवर्तन होने वाले, ठीक है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा होने वाले परिवर्तन, किसमें, स्थान धारियों में। अब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, किसमें, स्थान धारियों में, उनके लक्षण में, जीन्स में, या फिर संरचना में, जो भी देखने में लक्षण में अंतर होते हैं, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक टॉपिक क्लियर, ठीक है। मतलब डीएनए अनुवांशिक द्वारा, डीएनए अनुवांशिक द्वारा जो परिवर्तन होते हैं स्थानधारियों में, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों टॉपिक डार्विन का सिद्धांत, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत और ये क्रो-मैग्नोन मानव है, एक ही है, ठीक है। इन्होंने जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अपना सिद्धांत दिया है, ठीक है। और क्रो-मैग मानव कौन से होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसे समझते हैं पहले, क्रो-मैग्नोन मानव क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्रो-मैग्नोन मानव जो होते हैं, ये भी आज का मानव और ये पहला जो मानव है, इसको इसको क्या मानते हैं, पूर्व जात मानते हैं, ठीक है। अपने पूर्वज मानते हैं। आज का जो मानव है इसको अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी संरचना और इसकी आकृति आज के मानव से मिलती जुलती थी, इसलिए और इसके लिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्व जात बोलते हैं। किस लिए, क्योंकि इनके लक्षण आज भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तब आपको क्या है, क्रोमैक मानव, इसकी खोज करी थी मैग्रेगनॉन ने, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, मैग्रेगनॉन ने, ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इनकी जो शिव है और इनकी मतलब की हड्डियां, फिर इनके शिव जो मिले थे वो शिवाल खंडों पर मिले थे, ठीक है। जर्मनी हो गया, अफ्रीका हो गया, अनेक सारे देशों में इनके क्या मिले थे, मतलब सब मिले थे। और उनसे क्या है, वैज्ञानिक ने खोज करी कि इनकी आकृति कैसे थे, किस प्रकार के थे, संपूर्ण जानकारी बताई उन्होंने बताया था कि इनकी आज के मानव की समान ही 180 सेंटीमीटर हाइट हुआ करती थी, लंबाई मतलब की, एंड और इनका जो वेट या वजन और माइंड, एक मतलब की क्रियाशीलता अच्छा था। इन्होंने ही किस प्रकार से मतलब खेती को उगाया, आग की खोज करी, सब कुछ इन्होंने ही किया था, मतलब कि ये विकसित भी बहुत हुए। एक दूसरे मानव थे कहते हैं नी एडरथल, ये भी मानव थे लेकिन ये इतने विकसित नहीं हुए, इनकी तुलना में ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपने धर्म भी बनाए थे जहां तक की। तो इनकी 180 सेंटीमीटर हाथ हुआ थी हाइट या लंबाई, एंड इनकी नाक जो थी थोड़ी नकलीली उठी हुई थी, उठी नाक थी। आज के मानव से कुछ मिलते जुलते ही थे, इसलिए इनको क्या होता है, पूर्वज मान लिया जाता है, ठीक है। टॉपिक हो गया क्लियर, ठीक है, यही है, ठीक है। और इनके ये खोज करता है, ठीक है, मैग्रेगनॉन इनके खोज करता है, ठीक है। इन्होंने खोज की थी 1868 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है अवशेषी अंग। अच्छा, डार्विन का सिद्धांत थोड़ा सा और समझ लो, ये वाला है यही लेकिन और समझ लो, ठीक है। डार्विन ने जीवन की मतलब कि जीव जंतु की उत्पत्ति के बारे में ये बताया था कि कुछ लोग कहते हैं बंदर, ठीक है, जैसे कि बंदर से मानव का जन्म हुआ था, तो इन्होंने इसके ऊपर बात कही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि बंदर तो आज भी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुए, तो इन्होंने इसी बात के ऊपर एक सिद्धांत दिया था। अपना सिद्धांत को इस प्रकार से समझाता हूँ, थ्योरी तो बहुत बड़ी है इनकी। मान लो कोई एक पेड़ है, क्या है, कोई एक पेड़ है, शुरुआत में क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। अब उस पेड़ से शुरुआत में एक पेड़ होता है, लेकिन बट बाद में उसकी अनेक सारी श्रृंखलाएं, क्या एक से अनेक सारी श्रृंखलाएं हो जाती हैं। अब इससे आप कुछ समझे,
मतलब कि मान लो ये बंदरी है, ठीक है, मान लेते हैं शुरुआत में ये बंदर है, या फिर भालू हो गया, फिर क्या कहते हैं गोरिल्ला हो गए, सब जीव जंतु हो गए। मान लो एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मान लो बंदर है, ठीक है। अब बंदर से इसकी मतलब कि प्रेजेंट क्या, कोई कहीं पर मान लो अब बंदर है, ठीक है, बंदर है। अब बंदर को कहीं पर कोई से आइलैंड पे ऐसे में भेज दिया है जहां पर मान लो कि हर चीज की उसे सुविधा हो, उसे कहीं भागने की जरूरत ना पड़े, तो फिर क्या होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मान लो जैसे मुर्गी हो गई, ठीक है, मुर्गी हो गई, अब मुर्गी के पंख तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई कार्य तो होता नहीं, अवशेषीय अंग हो गए, उनका कोई कार्य नहीं होते। मतलब इस पर सोचा जा सकता है कि मान लो अगर कोई पहले इनके जो पूर्वज होंगे, मतलब कि मुर्गे वर्गों के या फिर मुर्गियों के, वो उड़ते होंगे, 100% है, क्योंकि पंख क्यों है, क्योंकि उड़ते होंगे। इससे सिद्ध होता है कि कभी ना कभी इनके जो पूर्वज होंगे कहीं ऐसे आइलैंड पर पहुंच गए जहां पर क्या, या ऐसे पर्वत पर पहुंच गए, इन्हें सब चीज की जानकारी थी, मतलब कि जहां पर खाना पीना हर चीज, इन्हें उड़ने की बिल्कुल जरूरत ही ना पड़ी, ठीक है। तो इसके कारण से इनकी जो प्रजनन थी वो इसी प्रकार से उड़ना भूल गए, और इन्होंने क्या करा, इन्हें उड़ना नहीं जानते। तो आज का जो है इनके पंख तो है लेकिन ये उड़ना नहीं जानते, ये इसका कारण है। तो इसी सिद्धांत से ये मिलता है हमको कि बंदर जो है, बंदर की अनेक प्रजाति हुई, और अनेक प्रजाति होते होते एक प्रजाति एक ऐसी हो गई, मान लो मनुष्य के रूप में हो गए, जैसे क्रो मैग्नोन मानव हो गए, नी एडल्थन मानव हो गए, इन्हीं में से ये सब एक मानव विकसित हो गए, और हुई बंदर से ये, लेकिन इनकी कई सारी शाखाओं से बनकर मानव बना है, ठीक है, हजारों करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, ओके। ये हो गया डार्विन का सिद्धांत। दूसरा है पूर्वजात अथवा प्रत्यावर्तन, ठीक है। पूर्वजात तथा प्रत्यावर्तन क्या होता है, देखो ये पूर्वजात और प्रत्यावर्तन क्या होता है, ये ऐसा होता है कभी कभी पूर्वजों के लक्षण आ जाना, जैसे अब अभय का मानव है, ठीक है, पहले के जो मानव हुआ करते थे उनमें 15 सेमी की पूंछ होती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे पहले के जो मानव थे उनमें 15 सेमी की पूंछ हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं होती। अब मान लो किसी व्यक्ति में, या फिर जब किसी का शिशु का जन्म होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसकी कोई पूंछ है, ठीक है, मतलब उसकी पूंछ है, तो ठीक है। अब पहले उसके पूर्वज के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्व जात कहते हैं। मतलब कि पिछली जाति के या पिछली उनकी पूर्व जन्मों के, मतलब कि जो पूर्वज थे उनके जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें पूर्व जात कहते हैं, ठीक है, पूर्व जात या फिर प्रत्यावर्तन, ठीक है, पिछले लक्षणों का दिखाई देना, ठीक है। जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि आपके पिता, ठीक है, आपके पिता के समान तुम दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब पिछले लक्षण है ना, उनके लक्षण तुम्हारे अनुवांशिक डीएनए आ रहे हैं, मतलब कि पुराने लक्षण दिखना, ठीक है, ये होता है पूर्व जात, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसको कि जन्म के पश्चात जो पहले लक्षण दिखाई देना पूर्वजों के, जैसे पूंछ का दिखाई देना, जैसे, तो इससे उम्मीद होता है कि जो हमारे पूर्वज होंगे उनकी कभी ना कभी पूंछ रही होगी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया पूर्व जात कैसे होते हैं। फिर अवशेषी अंग क्या होते हैं, देखो अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। अवशेषी अंग कौन से होते हैं, हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। अवशेषी अंग हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब अवशेषी अंग होते हैं, वे अंग होते हैं हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं होता, जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य के स्तन, अक्कड़ डाल होगी मनुष्य की, बाल हो गए, जैसे बोल रहे हैं बाल, बाल हो गए, ठीक है, एक अक्कड़ डाल हो गई, ठीक है, जैसे स्तन हो गए, ठीक है, तीन, ठीक है, तीन हो गए, जैसे कर्ण, पल्लवी, ग्रंथिया की पेशियां हो गई, इनके कोई कार्य नहीं, परंतु कुछ स्थानदार्थियों में घुमाने का कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य में क्या है, अक्रिय होती है, ठीक है। तो ये चार हो गए, ठीक है, इनके कोई कार्य नहीं होता। तो एक हो गए अवशेषी अंग हुए, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनके शरीर में कोई कार्य नहीं होता, ठीक है, ओके। तीसरा टॉपिक समजात तथा समजात या समरूप अंग किसे कहते हैं, देखो समजात क्या होते हैं, समजात अंग वे होते हैं, पहले ये समझते हैं समजात, समजात अंग कौन से, समजात अंग वे अंग होते हैं जो रचना में तो एक समान होते हैं, रचना में और देखने में एक समान होते हैं, बट क्या होता है इनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं समजात, ठीक है। अब होते हैं विषमजात, विषमजात क्या होते हैं, इनके देखने में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, देखने में अलग होते हैं बट इनके कार्य एक होते हैं, तो क्या हो गया विषम जात अंग या फिर समरूपी अंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जीवाश्म, जीवाश्म क्या होता है, ठीक है, जीवाश्म वह होता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले,
जैसे मान लो क्रो मैग्नम मानवी है, ठीक है, इनके मतलब क्या है, शिवाल खंडों पर क्या है, इनके मतलब सब मिले, शरीर मिले, जो भी कुछ मिला उससे क्या सब जीव वाष्मी है। मतलब पृथ्वी के द्वारा पुरानी चीजें हमें मिलना क्या हुआ, सब जीव वाष्मी होता है, ठीक है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमें पृथ्वी के द्वारा जो भी चीज मिलती है सब जीवाश्मी होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक होगा क्लियर, ठीक है। और क्या बचा, अब तो ये टॉपिक होगा क्लियर आपके, ठीक है। जीवाश्म आपके समझ में आ ही गया होगा। लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के द्वारा पुरानी चीजों का मिलना, या पृथ्वी के गर्भ से नीचे से जो भी चीज मिलती है उसी को हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपके मुझे उम्मीद है कि समझ में आ ही गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो कर दो लाइक। तो थैंक यू सो मच यू।